ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज सेक्शन नंबर 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में अपन ने पढ़ा था। सेक्शन नंबर 10 में अपने पास टोटल 5 सब क्लॉज है, या क्लॉज है सॉरी। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई। क्लॉज ए एंड बी अपन ने पढ़ा था कि सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स है। तो अगर इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो लोकेशन वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स है, और अगर मूवमेंट थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे दिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी हो जाएगा। 10(1)(c) अपन ने पढ़ा था नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है। सो नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में प्लेस वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, मतलब अगर मेरे दुकान पे आके कस्टमर सामान लेके जा रहा है तो मेरा दुकान का जो एड्रेस रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, बराबर है। 10(1)(d) में अपन ने पढ़ा था कि अगर असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन है तो प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। एंड 10(1)(e) में अपन ने पढ़ा था ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां से गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। अब ये जो ओवर द काउंटर सप्लाई होता है, ओवर द काउंटर सप्लाई का मतलब है कि कस्टमर आपकी दुकान पे आके सामान लेके जा रहा है, ओवर द काउंटर सप्लाई। और अगर ओवर द काउंटर में अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर लेके जा रहा है, सो अगर मैं सप्लायर हूं, बराबर है, और मेरे दुकान पे कोई आके सामान लेके जा रहा है और वो जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड बायर है, तो ये बहुत सालों से डिस्प्यूट था कि उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, बिकॉज ओवर द काउंटर में मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता है। तो जहां पे गुड्स हैंड ओवर किया, डिलीवर किया, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो यहाँ पे इन लोगों ने क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी होगा तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई वो अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस होएगा। एड्रेस मतलब पूरा डिटेल एड्रेस होने का जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ उसका स्टेट है तो आप स्टेट मेंशन कर दोगे तो भी चल जाएगा। सो मेन रोमन नंबर 1 जहां से स्टार्ट हो रहा है वो रीड कर रहा हूं, येलो बॉक्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेज ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द बायर। बेटा सेलर अगर गुड्स लेके डिलीवर करता तो वो मूवमेंट ऑफ गुड्स होता। मैंने जो है वो गुड्स ओवर द काउंटर ऑलरेडी बेच दिया है, और मैंने महाराष्ट्र में गुड्स बेचा है। महाराष्ट्र में गुड्स बेचने के बाद जो बायर है वो अपने साथ उसको राजस्थान लेके चला गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? सो पॉइंट नंबर ए, एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस होगा। और अगर रिकॉर्ड नहीं किया है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होएगा। सो ओवर द काउंटर सेल पे अगर रजिस्टर्ड बायर है तो वो जैसा रूल था वही है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट अगर अनरजिस्टर्ड बायर है और अगर उसका अपने स्टेट भी अगर एड्रेस में लिख दिया है, गुजरात भी लिख दिया है, सिर्फ गुजरात, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। और अगर आपने उसका स्टेट या एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, अपने एग्जांपल में महाराष्ट्र। क्लेरिफिकेशन नंबर 2, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? सो अपन ने पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है तो सेक्शन 12(14) में जाता है। बट अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज नॉन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है तो 12(2) में जाता है। 12(2) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो एलओआर होगा, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो एलओआर इफ अवेलेबल, अदरवाइज एलओएस होगा। 12(14) गवर्नमेंट में अगर मैंने एडवर्टीजमेंट सर्विस गवर्नमेंट को दिया है तो इन दैट केस अगर वन स्टेट में ऐड है तो दैट स्टेट, मोर देन वन स्टेट में ऐड है तो ईच ऑफ सच स्टेट, दैट वाज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इशू नंबर 1, there may be cases wherein there is a supply or sale of a space, or supply or sale of a right to use the space on the hoarding structure of an immovable property belonging to vendor to the client or advertising company for display of advertisement on the said hoarding structure. What will be the place of supply provided by the vendor to the advertising company in such a case? So जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के रूफ टॉप पे बहुत जगह पे इन लोग ने एक परमानेंट होर्डिंग बनाया हुआ रहता है। मतलब होर्डिंग मतलब सिर्फ वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बस। तो होता है ना, पोल होता है, पोल पे एक बड़ा सा बैनर होता है, और ये बट ये फिक्स बैनर है, मतलब अपने जो टेरेस है टेरेस के ऊपर ये होर्डिंग परमानेंटली लगा दी है।
और अब जब वो एडवर्टाइजर हो गया, जैसे ब्राइट आउटडोर मीडिया एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है, ये अपने सोसाइटी को अप्रोच करती है, बोलती है सर आपके सोसाइटी के टेरेस पे जो होर्डिंग है ना वो हम लोग को बेच दो, बराबर है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और बोलता है सर ये होर्डिंग हम लोग को परमानेंटली दे दो। फिर बाद में ब्राइट आउटडोर वाले ने, सपोज मेरे बिल्डिंग के सोसाइटी वालों ने होर्डिंग लगा दिया है, ये मतलब होर्डिंग मतलब कोई बैनर नहीं है, इसके ऊपर कोई एड नहीं है, सिर्फ इन लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया है बस। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ब्राइट आउटडोर मीडिया वालों ने इन लोग से 3 साल के लिए उसको ले लिया। फिर बाद में अगर रिलायंस वाले को ऐड करना है तो ब्राइट आउटडोर को अप्रोच करता है, बोलता है मेरे को 15 दिन ऐड रन करना है। टाटा वाले को चाहिए तो वो इसको अप्रोच करता है, बोलता है मेरे को 20 दिन के लिए ऐड रन करना है, एंड सो एंड सो। सो प्लेस ऑफ सप्लाई एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में कैसे डिफाइन होएगा, तो सेल ऑफ स्पेस, वापस से फर्स्ट इशू पढ़ रहा हूं, देयर में बी केस वेर इन देर इज अ सप्लाई ऑफ स्पेस और सप्लाई ऑफ राइट टू यूज द होर्डिंग or structure that is immovable property belonging to the vendor belonging to a vendor to the client or advertisement services for display of their advertisement on the said hoarding or structure. What will be the place of supply? So clarification. Hoarding structure erected on the land should be considered as an immovable structure as it has been embedded to the earth. So ये आपने एम्बेडेड किया है, और होर्डिंग परमानेंटली एम्बेडेड होता है, बार बार वो होर्डिंग चेंज नहीं होता, ये कोई मूवेबल एडवर्टीजमेंट नहीं है, परमानेंट साइन बोर्ड अपन लगा के रखते हैं, सिर्फ उसके ऊपर फ्लैग्स बदलता रहता है या एडवर्टीजमेंट का कंटेंट बदलता रहता है। तो बोल दिया है कि जो होर्डिंग का स्ट्रक्चर है वो इमूवेबल है, पहली बात तो। Further, the place of supply of service provided by way of supply of space on an immobile property or grant of right to use the immobile property shall be governed by section 12 subsection number 3। तो सेक्शन 12(3) में अपन ने पढ़ा था, अगर सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इमोबल प्रॉपर्टी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो इमोबल प्रॉपर्टी का लोकेशन होगा। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब आपने वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्पेस है, मतलब ये जो होर्डिंग है, वो जब आप उसको बेच रहे हो, सेल ऑफ स्पेस, आप वो पूरा होर्डिंग नहीं बेचा है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो जीएसटी नहीं आता है, लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं आता है, बट यहाँ पे आपने वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच किया है, एम्बेडेड किया है, उसका जो स्पेस है एडवर्टीजमेंट का, वो आपने किसी को बेच दिया। तो ये बोलता है सिंस वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट्स दिया हुआ है, सो इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 12(3) में गवर्न करेंगे। एज पर सेक्शन 12(3) द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी including services provided of architect shall be the location in which immovable property is located or is intended to be located. Therefore, place of supply of services provided by way of sale of space for hoarding, structure for advertising, or grant of use right to use such hoarding or structure by for advertising will be the location where the hoarding or structure is located. So याद रखना प्लीज, 12(2) में अगर एडवर्टीजमेंट जाता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता, 12(2) में अगर जाता तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता रजिस्टर्ड है तो एलओआर, अनरजिस्टर्ड है तो भी एलओआर या तो एलओएस। बट यहाँ पे वो बोलता है कि जो सेल ऑफ स्पेस किया है, मतलब जो होर्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, उसका अगर आपने 3 साल के लिए ब्राइट आउटडोर मीडिया वाले को स्पेस लेट आउट कर दिया तो वो इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है, 12(3) में जाएगा, जहां पे होर्डिंग है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इश्यू नंबर 2, देयर में बी अनदर केस वेयर एडवर्टाइजिंग कंपनी, ब्राइट आउटडोर मीडिया समझो, wants to display its advertisement on the hoarding billboard at a specified location, availing a services of a vendor. The responsibility of arranging hoarding billboard lies with the vendor, who may himself own the structure or may take it on a rent or right to use basis from another person. The vendor is responsible for display of advertising company at the said location. During this entire time of display of advertising, the vendor is in possession of the hoarding or structure at the said location on such advertisement is displayed, and advertising company is not occupying the space or structure. In this case, what will be the place of supply of services provided by the vendor to the advertisement company?
सो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है ना वो स्पेस अवेलेबल है। सो मेरे पास वो होर्डिंग का स्पेस अवेलेबल है। मेरे पास कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी आ रही है या कोई कंपनी डायरेक्टली आ रही है, आइदर इंटरमीडिएट आ रहा है या तो रिलायंस डायरेक्टली आ रहा है, और बोल रहा है कि मेरे को स्पेस वेस रेंट पे नहीं चाहिए 1 साल 2 साल के लिए, मेरा 15 दिन का एड है, बस वो 15 दिन का एड आप रन कर दो। सो मेरे पास वो होर्डिंग का राइट्स है, मतलब मेरे पास वो होर्डिंग है, समझो ना। मेरे पास कोई आया, बोलता है कि सर आपके पास जो होर्डिंग है, मतलब उसने क्या बोला कि सर मेरे को लोकेशन है सपोज अंधेरी ईस्ट, अंधेरी ईस्ट में मेरे को एडवर्टीजमेंट करने का है। सो आप किधर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, तो मेरे पास जो होर्डिंग था, मैंने बोला सर ये लोकेशन पे होर्डिंग है, इधर मैं आपका एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये केस में रिलायंस वालों ने या जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उन लोग ने वो स्पेस नहीं खरीदा है कि 3 साल के लिए हम लोग को स्पेस परमानेंटली दे दो। उसने क्या बोला है कि सर मेरा एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करके दो, जो आपके पास अवेलेबल होर्डिंग है उसके ऊपर। अगर अंधेरी ईस्ट में आपके पास होर्डिंग्स नहीं है तो आप किसी और से रेंट पे ले लो और हमारा एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कर दो। सो द क्लेरिफिकेशन मेरे को बोलता है कि ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, जहां पे कोई स्पेस रेंट पे नहीं दिया है। तो सिंस ये एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, तो इसके लिए 12(2) में जाएगा, दैट इज जनरल प्रोविजन। इन केस एज द, यहां से पढ़ रहा हूं, इन केस as the services is provided by vendor to the advertisement company and there is no supply of space or supply of right to use the space on the hoarding by the vendor to the advertisement company for display of the advertisement, the said board or structure and the said services does not amount to sale of advertisement space or grant of right to use immobile property, therefore 12(2) will be applicable. So ऊपर जो एग्जाम्पल था उसमें जो होर्डिंग था उसका स्पेस ही आपने दे दिया है, आपने 3 साल के लिए वो स्पेस लेट आउट कर दिया है, तो स्पेस लेट आउट कर दिया है मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। और यहाँ पे आपने स्पेस लेट आउट नहीं किया है, सामने वाले ने बोला 15 दिन के लिए ऐड करने का है, अब वो ऐड के लिए अगर तेरे पास होर्डिंग है तो तू उस पर डिस्प्ले कर, नहीं है तो तू लेके डिस्प्ले कर, रेंट पे लेके। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होर्डिंग का नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरा फ्लेक्स है वो तुझे होर्डिंग पे लगाने का है। तो फ्लेक्स जो एडवर्टीजमेंट का स्पेस है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा, और सिर्फ एडवर्टाइज करके दिया वो 12(2) में जाएगा। So that is clarification for advertisement services. प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू चैप्टर है तो एग्जाम में आएगा, और उसमें 2 न्यू अमेंडमेंट है। अगर कोई भी गुड्स ओवर द काउंटर बेचा है, ओवर द काउंटर का मतलब है कि कस्टमर मेरे दुकान पे आया और मेरे दुकान से ही सामान खरीद के लेके गया, और अगर वो मेरे दुकान से सामान ले रहा है और फिर अपने स्टेट में लेके जा रहा है, तो अगर उसके स्टेट का लोकेशन या उसके स्टेट का पिन कोड आपको मालूम है, तो आप स्टेट का नाम लिख दो, प्लेस ऑफ सप्लाई जो स्टेट में LOR है वो हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो इट विल बी LOS। सो दैट इज ओवर द काउंटर से। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट में 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक जो होर्डिंग है उसका स्पेस ही आपने दे दिया है, तो इट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। दूसरा, आपसे वो डिस्प्ले करके दे रहे हो आपके होर्डिंग पे, तो जो डिस्प्ले का पैसा मिल रहा है वो प्योर एडवर्टीजमेंट है, 12(2) में कवर हो जाएगा। सो दैट इज योर अमेंडमेंट टू प्लेस ऑफ सप्लाई।